प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का शरण स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 10वीं क्लास के रसायन शास्त्र विषय के चौथा पाठ, जिसका नाम है धातु और अधातु, इस पाठ के 10 मुख्य प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। ये पाठ का पार्ट 1 वीडियो है और इसी तरह से आगे भी अलग अलग पार्ट के रूप में इस चैप्टर के मुख्य प्रश्न को देखेंगे हम लोग और उनके सभी विश्लेषण को सीखने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रसायन शास्त्र में तो सभी तत्वों को एक सारणी बनाया गया है, जिस सारणी का नाम है आवर्त सारणी। और वो सारणी समय समय पर कई प्रकार से संशोधित किए गए और अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा संशोधित किए गए, जिसमें से सबसे उत्तम और मान्यता पूर्ण सारणी है उसको आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। इस सारणी में कुल मिला के कितने तत्व हैं, तो 100 हैं या 110 हैं या 111 हैं या 118 हैं। तो इसका सही उत्तर है 118। 118 से भी अधिक है, लेकिन हम लोग 10वीं क्लास के हिसाब से देखेंगे तो हम लोगों के बुक्स में अभी तक 111 है, जो कि पुराने वाले डाटा के हिसाब से है। पर वो जो पुस्तक छपी थी तब से लेकर कुछ नए तत्वों का आविष्कार हो चुका है, तो अब कुल मिलाकर 118 और इससे अधिक भी हो चुका है। तो हम लोग इसका सही उत्तर 118 ही बोलेंगे। लेकिन अगर परीक्षा को देखा जाए, परीक्षा की दृष्टि से, तो हम लोग अभी 111 पर टिक करेंगे। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल मिला के 111 तत्व हैं। वैसे अगर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाए तो 118 से भी अधिक बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि तत्वों को उनके गुणों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तत्वों को उनके गुणों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं 111 या 118 से अधिक, उन सभी तत्वों के गुण एक समान नहीं है और एक समान नहीं होने के कारण उनके गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो कितने वर्ग में बांटा गया है, 2 या 3 या 4 या 5। तो देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए, मुख्य रूप से पूछे तो मुख्य रूप से 2 है, लेकिन अगर कुल मिला के पूछे तो कुल मिला के 3 भाग हैं, जिनमें से एक को बोलते हैं धातु, एक को बोलेंगे धातु, दूसरे को बोलते हैं अधातु और तीसरे को बोलते हैं उपधातु। तो अगर हम लोग प्रश्न में अगर पूछा जाता कि मुख्य रूप से कितने हैं तो 2, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से नहीं दिया गया है तो हम लोग 3 को सही करेंगे। ठीक है, अगर मुख्य रूप से पूछा जाता तो 2 बताते हैं, लेकिन कुल मिला के कितने हैं, 3। पहला कौन है, धातु, दूसरा कौन है, अधातु और तीसरा है उपधातु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि अंतरिक्ष विज्ञान, सैनिक उपकरण तथा राष्ट्र की आर्थिक क्षमता की विकास एवं सुरक्षा में उपयोग होने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों के पृथ्वी से ऊपर बहुत सारे सैटेलाइट, बहुत सारे ऐसे उपकरण या उपग्रह के रूप में छोड़े गए हैं जो हमारे पृथ्वी की मॉनिटरिंग करते हैं और हमारे मौसम के बारे में जानकारी देते हैं। या तो सैनिक उपकरण बनता है, जैसे बहुत सारे बॉम्ब हैं या फिर मिसाइल्स हैं, तो ये सब सैनिक उपकरण के रूप में आते हैं। तथा राष्ट्र की आर्थिक क्षमता की विकास करने एवं सुरक्षा में उपयोग होने वाले तत्व को क्या कहते हैं, उपयोगी तत्व। उपयोगी तो है ही, पर इन्हें सामरिक तत्व के नाम से जाना जाता है। इन्हें हानिकारक तत्व नहीं कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा, तो इन्हें सामरिक तत्व कहते हैं। वैसे तत्व जो अंतरिक्ष विज्ञान में एवं सैनिक उपकरण में तथा राष्ट्र की आर्थिक क्षमता के विकास एवं राष्ट्र की सुरक्षा में उपयोग किया जाता है, उन्हें सामरिक तत्व के नाम से जानते हैं। जैसे कुछ सामरिक तत्वों के नाम है, कोबाल्ट है, निकेल है और यूरेनियम भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका भी उपयोग बॉम्ब बनाने के रूप में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न लिखा है कि धातु के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन लिखा है कि 1, 2, 3 या सभी। तो यहाँ पर सभी ही सही होंगे, क्योंकि धातु के परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये सोडियम है, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11। तो इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से होता है मैग्नीशियम, इसका होता है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 2। इसके बाद होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या होती है 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 3। तो ये सभी के सभी धातु हैं, इनके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। अच्छा, एक और बात है कि धातु एक और तत्व ऐसे हैं जिनके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका नाम है हाइड्रोजन, पर इन्हें हम लोग धातु के श्रेणी में नहीं रखते हैं। दूसरा तत्व है हीलियम, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर ये भी धातु की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन्हें छोड़ के अन्य सभी तत्वों के 1, 2, 3 वाले जिनके अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है। सबसे अधिक तन्य, देखिए तन्य क्या होता है, तन्यता एक प्रकार की धातुओं का गुण है, धातुओं का वैसा गुण जिसमें उसे खींचकर लंबे पतले पतले तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उस गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे हमारे घर में उपयोग किए जाने वाले तार धातु का बना होता है, कितना पतला हो जाता है फिर भी नहीं टूटता है। या तो आप देखे होंगे कि मोबाइल का जो कीट वगैरह होता है उसमें इतना पतला पतला, केस से भी पतला, यानी हमारे जो सिर में बाल होते हैं उनसे भी पतले पतले तार होते हैं, फिर भी वो नहीं टूटते हैं क्योंकि वो धातु के बने होते हैं। तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, इस गुण के कारण धातु को खींच के पतले पतले तारों के रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। तो सोना, चांदी, तांबा की एल्युमिनियम। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं सभी के सभी तन्य हैं, लेकिन सबसे अधिक तन्य सोना है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है और 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबे पतले तार बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से सोना के बाद तन्यता का जो गुण है वो चांदी में दूसरे स्थान पर पाया जाता है, जिसमें 100 मिलीग्राम चांदी के तार अगर बनाए जाएं तो वह तार की लंबाई लगभग 200 मीटर हो सकती है। और सोना वाले का कितना हो सकता है, सोना वाले में 1 ग्राम में लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बिजली के तार पर रबर जैसा बना हुआ परत कवर जो उस तार को ऐसे इस पर चढ़ा हुआ रहता है, इस पर, तो ये जो कवर चढ़ा हुआ रहता है ये किस पदार्थ का बना होता है। तो बिजली का जो तार होता है, बिजली के तार पर रबर जैसा जो बना हुआ कवर होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। तो प्लास्टिक का या रबर का या पीवीसी का या इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टिक का नहीं बना होता है, रबर का नहीं बना होता है, पीवीसी का, तो पीवीसी का बना होता है। देखिए इसका पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म पी से पॉली, वी से विनाइल, सी से क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको शॉर्टकट में कहते हैं पीवीसी। अच्छा, बिजली के जो उपकरण होते हैं उसमें प्लास्टिक का भी उपयोग किया जाता है, पर तार के ऊपर प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाता है। रबर का भी बिजली के उपकरण में उपयोग किया जाता है, लेकिन तार के रूप में, तार के कवर के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। जो बिजली मिस्त्री होते हैं, बिजली के जो बनाने वाले, बिजली के जो उपकरण को सही करने वाले मिस्त्री होते हैं, मैकेनिक होते हैं, वो जो हाथ में, पैर में जूता या दस्ताना के रूप में प्रयोग करते हैं वो बना होता है रबर का, लेकिन जो तार के ऊपर चढ़ा हुआ पदार्थ होता है वो होता है पीवीसी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। लिखा है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन दिया है सोडियम, पोटेशियम या दोनों या कोई नहीं। देखिए यहाँ सोडियम जो धातु है ये बहुत मुलायम होती है, पोटेशियम भी मुलायम होती है, और मुलायम होने के कारण ही इन दोनों धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर सोडियम भी सही है और पोटेशियम भी सही है, इसका मतलब ये ऑप्शन
दोनों सही है। सोडियम और पोटेशियम तो ऐसे धातु हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। लिखा है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कौन सी धातु द्रव की अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन दिया है ब्रोमीन, पारा, कि दोनों, कि कोई नहीं। तो देखिए ब्रोमीन भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह धातु नहीं है, अधातु है। पारा जो कि धातु है और यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो प्रश्न पूछा है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ऑप्शन पारा वाला सही होगा। सही उत्तर पारा। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं मरकरी। इसका संकेत होता है Hg और इसका नाम है मरकरी। इसको पारा के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है ब्रोमीन। ब्रोमीन का संकेत होता है Br और इसकी परमाणु संख्या होती है 35। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाती हैं। तो धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करती हैं तो क्या बनाती हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, कि अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, कि लवण के ऑक्साइड बनाती हैं, कि कोई ऑक्साइड ही नहीं बनाती हैं। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिपल अ वाला। ये 3 अ याद रखना है। इसको ट्रिपल अ पढ़ेंगे। एक होता है अ से अधातु, अ से अम्लीय, अधातु, अ से ऑक्साइड, अ से अम्लीय। 3 अ याद रखना है, ट्रिपल अ से अधातु, अ से ऑक्साइड और अ से अम्लीय। मैंने अधातु के ऑक्साइड जो होंगे वो अम्लीय होंगे, तो इसके बाद जो बच जाएगा वो धातु बचेगा। तो धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय होंगे। तो यहाँ पर धातु जब ऑक्सीजन से संयोग करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है, तो वह जो ऑक्साइड होगा वह क्षारीय ऑक्साइड होगा। और अगर अधातु का ऑक्साइड होता तो अम्लीय होता, क्योंकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होंगे और धातु के ऑक्साइड तो क्षारीय होंगे। अच्छा, अगला प्रश्न लिखा है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर क्रिया कर लेती हैं। तो यहाँ पर लिखा है सोडियम, यहाँ पर लिखा है पोटेशियम, कि दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही कमरे के ताप पर रिएक्शन कर सकती हैं।